कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? समाधान देख ही लिए थे, शिल्प उत्पादन देखे थे। आज किसको देखना है? उत्पादन केंद्रों की पहचान देखे थे, माल प्राप्त करने संबंधित नीतियां ना, इसको देखे थे क्या? कहाँ से क्या मंगाया जाता था? नहीं, और इसी को पढ़ना है। चलो अगला जो पॉइंट है वो है माल प्राप्त करने संबंधित नीतियां। बताओ, मतलब ये है कि सामान कहाँ से लाया जाता था, मतलब सिंधु सभ्यता में जो है वो सामान कहाँ से लाया जाता था। अब कौन सी सामान? जैसे मानो सिंधु सभ्यता के लोगों को बहुमूल्य धातु उसे पसंद था, मतलब कि जो धातु वहां मौजूद नहीं है, सिंधु सभ्यता के लोगों के पास नहीं था, तो वो कहाँ से लाता था? चाहे मान लो कि जिस शहर, मान लो कि ये इतना बड़ा शहर है, पूरा सभ्यता है, ठीक है, और इसमें से कई सारे शहर है, तो जरूरी है कि इस शहर के पास सारी चीज होगा ही, ऐसा नहीं है। कुछ चीज इसके पास है तो कुछ चीज इसके पास है, कुछ इसके पास है। पता चला टीन इसके पास है तो तांबा इसके पास है, तो ये दोनों ले जाके कांसा बना लिया, सोना इसके पास है, चांदी इसके पास है, ऐसा था ना। तो यही है कि सिंधु सभ्यता के लोग हर चीज कहीं ना कहीं से मंगाता ही था। तो वही देखने वाले इसमें कौन सामान सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ से मंगाता था, ठीक है। यहाँ देखना, जैसे ये रहा इंडिया, ठीक है ना, और इस इंडिया में यहाँ पर गुजरात है, ऊपर पूरा जगह है, तो यहाँ से देखना, यहाँ पे ऐसे करने के बाद इस तरह से ये सऊदी अरब है ना, और यहाँ पर ये अफ्रीका महादेश है, और ये ऊपर इस तरह से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर क्या, इधर अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका जो इधर है, इसके बारे में अभी पता ही नहीं लोगों को, है ना। ये सब जगह भी आदमी रहता था, अमेरिका में भी रहता था, इधर ऑस्ट्रेलिया में भी रहता था, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यहाँ भी रह रहा है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। ये समझ में आ रहा है, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। चालू कर दिए थे, तो इसके बारे में क्या है, पता नहीं था, ठीक है। तो देखो, तो इसके बारे में तो नहीं इतिहास रहेगा, तो हमें यहाँ देखना कि ये जो जगह है, ठीक है, ये जगह यहाँ पर ये भी एक जगह है, और ये इस क्षेत्र में, और यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता में इस क्षेत्र में, और समझ लो कि चीन की हांग सभ्यता इस क्षेत्र में, ठीक है। देखो यहाँ पर भी लोग रहा करता था। ये देखना, ये जो सभ्यता है इसको कहेंगे मिस्र की सभ्यता, ये जो सभ्यता है इसको कहेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, और ये जो सभ्यता है इसको कहेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, और यहाँ चीन का हांग सभ्यता, ठीक है। सॉन्ग, वही सॉन्ग, कोई हांग पढ़े, सॉन्ग पढ़े, तो सॉन्ग सभ्यता। तो यहाँ देखना, ये एक नंबर में बताना, ये कौन सी सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता। ये कौन सी सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता। ये कौन सी सभ्यता है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और यहाँ पर सॉन्ग की सभ्यता, चीन की सभ्यता। ये चार सभ्यता हम लोग देखें, और ये इसी में आ जाएगा, मतलब कि इस क्षेत्र में भी लोग रहा करता था। ये तो समझ में आया ना। अब देखो बिजनेस जो होगा, ये सिंधु सभ्यता में नीचे के साइड में, जो नीचे के कर्नाटक, ये इस क्षेत्र में भी लोग जैसे एक दो रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना कौन सामान कहाँ से मंगाता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखना, पढ़ते हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था, हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होते थे। मतलब सिंधु सभ्यता, हम लोग यहाँ के इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में मिट्टी के साथ, मिट्टी जो है, जैसे मिट्टी की जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से मिल जाएगा, हर जगह मिट्टी है, तो वहां पर उसे मिट्टी मिल जाता था। मिट्टी को कहीं से लाने की जरूरत नहीं थी इन लोगों को, ठीक है। जैसे पत्थर, कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जैसे जो वहां पे मौजूद नहीं हो पाता था, जैसे पत्थर हो गया, कोई खास लकड़ी हो गया, धातु, ये जलोढ़ मैदान बाहर के क्षेत्रों से मंगवाने पड़ते थे, ठीक है। देखो क्या क्या जब बाहर से मंगवाना पड़ता था, एक पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, है ना, कोई अन्य धातु जैसे धातु हो गया। ये सब सिंधु सभ्यता में जो धातु नहीं था उसे क्या किया जाता था, उसे दूसरे जगह से मंगाया जाता था। कोई कीमती पत्थर, मतलब अलग अलग तरह का पत्थर था, हर पत्थर अलग क्वालिटी, उसका क्वालिटी अलग अलग होता है। जैसे एक पत्थर आएगा थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है, उसे फेंक दोगे तो फूटेगा नहीं। एक पत्थर आएगा उसे एकदम कमजोर, इतना कमजोर हो जाएगा, धूप में रहकर, पानी पड़ेगा, धूप में रहेगा, उसे ऐसे तोड़ोगे तो टूट जाएगा, एकदम लगेगा भुसभुसा टाइप का पत्थर होता है। जैसे बता, सड़क बनता है, देखते हो एक लाल कलर का पत्थर आता है, और एक रेल के पटरी पे जो होता है वो पत्थर क्या होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो सब तरह का पत्थर होगा। तो यहाँ पर जो अच्छी तरीका से पत्थर, जो जैसे कार्नेलियन पत्थर हो गया, ठीक है ना,
और पत्थर पड़े थे ना, सेलखरी हो गया, तो इस तरह का पत्थर कहीं से तो मंगाता था, है ना। तो पत्थर का जो डिमांड था वो दूसरे जगह से पूरा करता था। लकड़ी, लकड़ी जैसे नाव बनाना है ना, तो लकड़ी कहाँ से, तो मान लो उसी जगह रहे। मतलब सिंधु सभ्यता में बहुत सारे जगह थे, एक दूसरी जगह से मंगा उंगा के क्या करता था, काम चलाता था। धातु जैसे टिन हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। और लोहा के बारे में तो इन्हें आइडिया ही नहीं था, ठीक है, तो इसलिए ये क्या करते, लोहा को तो कहीं मंगाना की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसे आइडिया ही नहीं है। तो सोना, चांदी, तांबा ये सब मंगाएगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कौन जगह से क्या मंगाता था। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे के, है ना, आने वाला माल। यहाँ पे थोड़ा सा एक चित्र देखना, दिखाई दे रहा है ये जगह, इस चित्र में देखना, जहां पर हमें इस तरह से जो कर दिए हैं वही है। देखना, एक भूरा कलर का, भूरे कलर में बोलोगे, है ना, ये कलर को कौन सा कलर बोलेंगे, भूरा है, ऑरेंज, हाँ चलो ऑरेंज, तब कौन है, अरे उतना अच्छा से नहीं बताना, अरे जो कलर हो, ये कलर दिख रहा है ना, ये कलर, ये कलर जो यहाँ वाला है दिख रहा है, ये वाला, हाँ, अरे जो कलर हो, ठीक है, ये वाला कलर जो है वो सिंधु सभ्यता को डिनोट कर रहा है। कौन सा कलर हो गया, सिंधु सभ्यता को डिनोट कर रहा है, ये दिख रहा है। और ऊपर देखना, ऊपर जो यहाँ पर ये जगह है, ठीक है, जैसे ये देखना, मेसोपोटामिया लिखा भी है, तो ये जगह, इस जगह कौन सा सभ्यता को डिनोट कर रहा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मतलब ये जगह। उसके बाद यहाँ देखना, और यहाँ पर जगह, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो बगल में ही कौन सी सभ्यता है ना, मिस्र की सभ्यता। और इस जगह चीन की सभ्यता इस साइड है। तो यहां देखना, बिजनेस जो होता था, यहां पर एक जगह है, यहां लिखा हुआ देखो, यहां पर एक जगह है मगान। कौन सा जगह है, मगान, तो इसको लिख देते हैं, ये हो गया मगान, ठीक है। उसके बाद एक और जगह है, यहां पर थोड़ा अंदर है, इसको कहते हैं दिलमुन। अरे ये तो अफ्रीका में हम लोग इस कर रहे हैं, अफ्रीका में थोड़ी ना, यहाँ पे ये जगह, ठीक है। इस जगह में क्या, यहाँ पे क्या है, मगान, और यहाँ क्या है, दिलमुन, लिख दे, मगान, और यहाँ पे क्या है, दिलमुन। ये वाला दिखेगा, अरब बलम दिखेगा प्रायद्वीप में, इस प्रायद्वीप में दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। देखो मगान और दिलमुन दिख रहा है, तो बताना क्या नाम है, मगान और दिलमुन। और इसी के अंदर ऐसे कहीं चले जाओ, देखो इसी के अंदर ये यहाँ पे ऐसे, तो ये कौन जगह मिल जा रहा है, मेसोपोटामिया। तो इस जगह में एक जगह है, कौन है, मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया, ये हो गया। बताना ये कौन जगह है, मगान, ये कौन जगह है, दिलमुन, ये कौन सा जगह है, मेसोपोटामिया। और इस तरह से सिंधु सभ्यता में जब आ जाते हैं तो कुछ और जगह मिल जाता है, जैसे इसका चित्र बनाया था, ऐसे बनाया नीचे टाइप का। बताना एक जगह मिल जाएगा सुत्का गेंडोर, क्या मिल जाएगा, सुत्का गेंडोर, लिखा हुआ है सुत्का गेंडोर। फिर थोड़ा और उधर चले जाएंगे तो क्या मिलेगा, मेलुहा, क्या मिलेगा, मेलुहा, है ना, मेलुहा मिलेगा। फिर मिलेगा हड़प्पा मिलेगा, हड़प्पा मिलेगा। फिर मिलेगा लोथल मिलेगा, क्या मिलेगा, लोथल मिलेगा। तो ये तो थोड़ा सा देखो, जगह का लोकेशन पूरा अच्छी तरीके से याद नहीं करना है। बोलेगा बताओ लोथल किस सभ्यता का एक शहर है, तो क्या बोलोगे, हड़प्पा सभ्यता का। दिलमुन कहां पर है, दिलमुन क्या हड़प्पा में है, दिलमुन कहाँ है, दूसरे जगह है, अब वो भी अरब बला में है, अरब प्रायद्वीप में, ठीक है। अब बताओ मगान कहाँ है, दूसरे जगह, सिंधु सभ्यता के बाहर है, ठीक है। मिस्र कहाँ है, सिंधु सभ्यता के बाहर है। मेसोपोटामिया कहाँ है, सिंधु सभ्यता के बाहर है। बस इतना ही याद रखना, सिंधु सभ्यता में नहीं है, ठीक है। तो बताओ मेलुहा, लोथल, सुत्का गेंडोर, हड़प्पा, वो सब कहाँ है, सिंधु सभ्यता का ही है। और ये सब जो लिखे मगान, दिलमुन, मेसोपोटामिया, मिस्र, ये सब कहाँ है, बाहर है। अब बिजनेस करने के बात आ रही है, कहाँ पे क्या चीज से आता था, तो यहां देखना क्या लिखा हुआ है। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित की थी। नागेश्वर और बालाकोट में कुछ पढ़े थे, नागेश्वर बालाकोट में क्या पढ़े थे बताओ तो। चूड़ियां वगैरह बनाया जाता था ना, चूड़ियां का साक्ष्य कहां से मिला है, नागेश्वर और बालाकोट में। और बोले थे चित्र देख लेने के लिए भी, तो देख लेना। और इस तरह से ये देखना, सुदूर अफगानिस्तान के सौरतुघई के बारे में तो जानते हो। सौरतुघई से क्या चीज के साक्ष्य मिले हैं, नहर के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता में सौरतुघई से नहर के साक्ष्य मिले, इसके बारे में पहले भी बताया गया है। चलो और देखते हैं। जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्थ मणि के सबसे अच्छे स्रोत, है ना, के निकट स्थित था। मतलब लाजवर्द, क्या लिखा हुआ है, लाजवर्द। ये बताना लाजवर्द जो है, ठीक लिखा हुआ है, लाजवर्द ठीक लिखे, हाँ, लाजवर्द मणि,
लाजवद मणि के, ये जो पत्थर है लाजवद मणि, मतलब ये पत्थर बहुत अच्छा था, जो बहुत कीमती माना जाता था। ये कहां से मंगाया, किसके करीब में था? अफगानिस्तान के सोर्थुगई जो नगर है, जहां से नहर के साक्ष्य मिले हैं, उसके आसपास में क्या था? लाजवद मणि। ये पत्थर का नाम है, किसका नाम है? ये पत्थर है। तो लाजवद मणि किस क्षेत्र में मिल रहा था, समझ में आया? अफगानिस्तान के सोर्थुगई के क्षेत्र में। फिर आगे देखना और क्या बोला गया है। लोथल जो कार्नेलियन, गुजरात में भरूच, बताओ कार्नेलियन पत्थर कहां से मंगाया जाता था? कार्नेलियन, कार्नेलियन पत्थर कहां से मंगाया जाता था? गुजरात से मंगाया जाता था। गुजरात, जैसे मान लो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता गुजरात है ना, गुजरात भी तो कहने का मतलब इसी में है, हड़प्पा सभ्यता में ही है। लेकिन अगर पत्थर की जरूरत पड़ा, इसे इस क्षेत्र में जरूरत पड़ा, तो इस जगह से बोलेगा लेके आओ पत्थर। कौन सा पत्थर? कार्लिनियन पत्थर, कार्निलियन पत्थर हो जाएगा ना। तो पूछेंगे सिंधु सभ्यता के लोग जो है कार्निलियन पत्थर किधर से पूर्ति कर लेता था? बोलना सर गुजरात के भरूच जो जगह है उसी जगह से मिल जाता था उसे। बोलेंगे लाजवत पत्थर कहां से मंगाता था? तो क्या बताना? सोर्थुगई से मंगाता था, उसी के आसपास के क्षेत्र से मंगाता था। हो गया। एक है सेलखरी, दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मंगाता था। मतलब कि ये कहां पर, देखना, देखो ये यहां पे थोड़ा सा बना दे रहे हैं, ये देखो ये रहा इंडिया, तो ये गुजरात है ना, ऊपर क्या है? राजस्थान। मतलब राजस्थान से और गुजरात, उत्तरी गुजरात से, गुजरात के ऊपर वाला क्षेत्र से, मतलब इस साइड, ये साइड से मंगाता था। ठीक है ना। और यहां से क्या मंगाता था? तो सेलखरी, याद रखना, सेलखरी नामक जो पत्थर है वो किधर से मंगाता था? तो बोलना राजस्थान से मंगाता था, और गुजरात के ऊपरी वाला एरिया जो था, उत्तरी गुजरात, उस साइड से मंगाता था। यही ना बोलेंगे? तो चलो इसे याद रखना। फिर आगे देखो, धातु, धातु राजस्थान से स्रोत के निकट स्थित था। और आगे देखना क्या है, कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य निजी नीति थी राजस्थान की खेतरी, है ना, अंचल तांबे के लिए। तो बताना एक और जगह राजस्थान, ये राजस्थान है, उसके जो खेतरी जगह है, खेतरी, राजस्थान में एक जगह खेतरी, यहां से क्या मंगाया जाता था? तांबा मंगाया जाता था। ये अभी जो बता रहे काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, बताना तांबे कहां से मिलता लाता था वो लोग? खेतरी से लाता था। खेतरी किस जगह है? तो राजस्थान है। अभी हम लिख देंगे अच्छी तरीके से सजा के, ये सारी चीज लिख देंगे। सेलखरी कहां से लाता था? गुजरात से। लाजवर्द कहां से लाता था? सोर्टुगई के क्षेत्र से। कार्निलियन पत्थर कहां से लाता था? गुजरात से। देखो ये भी गुजरात, और सेलखरी भी गुजरात, उत्तरी गुजरात, मतलब उत्तरी गुजरात और राजस्थान। ठीक है। और ये खेत कहने मतलब सेलखरी कहां से लाता था? नहीं, सेलखरी तो हो ही गया ना। खेतरी से क्या लाता था? तांबा। और तांबा भी कहां है? तो राजस्थान में। तो ये जगह जो कहने मतलब खेतरी जो है वो किस एरिया का है? राजस्थान का। इसे हम सजा दे रहे हैं अभी तुरंत। ठीक है, आगे देखना। तो कच्चा माल प्राप्त करने के लिए एक अन्य नीति थी राजस्थान की खेतरी जो अंचल तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों है ना अभियान भेजना। मतलब सोना कहां से लाता था? सोना कहां लिख दे, यहीं कहीं पे लिख दे। सोना कहां से लाता था? तो लिखना दक्षिण भारत, दक्षिण भारत से सोना लाया करता था। आप सोना के लिए देखो बनाते हैं, भारत बनाते हैं यहाँ पर, दक्षिण भारत। देखना ये क्या रहा? भारत, है ना। और ये भारत में देखना, ये नीचे वाला जो एरिया है वो कौन सा एरिया कहलाएगा? दक्षिण भारत। मतलब कि सोना इस क्षेत्र से, कर्नाटक के क्षेत्र से सोना की प्राप्ति वो करता था। ठीक है ना। तो याद रखना कि दक्षिण भारत से वो लोग क्या मंगाते थे? सोना मंगाते थे। तांबा, तांबा कहां से मंगाते थे? राजस्थान की खेतरी से। सेलखरी कहां मंगाता था? उत्तरी गुजरात और राजस्थान से। कार्निलियन पत्थर कहां से मंगाता था? तो गुजरात से। लाजवत कहां से मंगाता था? तो सोतुगई के क्षेत्र से। सोना कहां से? तो दक्षिण भारत से। ये यहाँ ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और ये याद रखना कि ये ऐसा नहीं जैसे ये सिर्फ इंटर तक का ही है, ऐसा नहीं, आगे भी तैयारी करोगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरा वस्तुएं जैसे संपर्कों की संकेत हैं। सेलखरी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने है ना गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांड से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदाएं मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र में निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। अब यहाँ देखना, सुदूर क्षेत्र से संपर्क और पढ़ना होगा क्या क्या मिला है। तो ऐसा करें, इसे लिख दें, इसे यहीं पे सजा देते हैं अच्छी तरीका से। ठीक है, इसे मिटा दे, मिटार के सजा देते हैं। कहाँ गया मिटाने वाला? तो सबसे पहले लाजवर्द के बारे में लिख देते हैं। ठीक है,
एक लाजवर्द पत्थर जो है, देखना, लाजवर्द, लाजवर्द मणि, ये क्या चीज का नाम है याद रहेगा? ये पत्थर का नाम है। और ये कहां से लाया जाता था? तो सौरतुगही से, और सौरतुगही के क्षेत्र से। समझ में आया? सौरतुगही के क्षेत्र से। चलो ये तो हो गया। दूसरा क्या है बताना? कार्निलियन, वो कहां से लाता था? तो गुजरात से। चलो यहां लिख देते हैं कार्निलियन। कार्निलियन पत्थर जो है ये लाया जाता था गुजरात से। गुजरात समझ में आ रहा है कहां है? अगला देखना, और क्या है? सेलखरी, ये कहां से लाया जाता था? तो ये सेलखरी राजस्थान से और गुजरात, उत्तरी गुजरात से। ठीक है, सेलखरी कहां से लाया जाता था? राजस्थान से और उत्तरी गुजरात से, उत्तरी गुजरात। उसके बाद देखना, तांबा कहां से लाया जाता था? तांबा, तो बोलोगे खेतरी। तांबा कहां से लाया जाता था? तो खेतरी से लाया जाता था, खेतरी। याद रहेगा, खेतरी है कहां? तो राजस्थान में है, ये याद रखना। बता, सोना कहां से लाया जाता था? तो दक्षिण भारत से लाया जाता था। सोना कहां से लाया जाता था? तो दक्षिण भारत से लाया जाता था। ये ठीक है। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है ना? किताब पढ़कर ऑब्जेक्टिव निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जैसा ही किताब खत्म हो जाएगा तब बताओ, तब हम फिर से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। बताओ, बहुमूल्य धातुओं की प्राप्ति सिंधु सभ्यता के लोग जो करते थे, चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो तुम लोग के दिमाग में तो आ ही जाएगा, हाँ सर जी फिर से क्या बताने वाले? फिर वही बताएंगे कि सोना दक्षिण भारत से लाया जाता था, सेलखरी यहाँ से लाया जाता था, है ना, तांबा वहां से लाया जाता था। सब दिमाग में चलेगा ना, क्योंकि पहले से किताब पढ़े हुए रहेंगे, तो वहां पर तब पढ़ने में क्या होगा? आसानी होगा। और ये सारा चीज, और ये तो अभी तक कहाँ, हमें नहीं लग रहा है कि सिंधु सभ्यता से बाहर निकले। बताओ कहीं निकले हैं? सौतुगई ये वो कहाँ निकले हैं? सिंधु सभ्यता से बाहर नहीं निकले। अब क्या करेंगे? ये तो हो गया अंदर वाला व्यापार, आंतरिक व्यापार। आप कहाँ निकलेंगे? बाह्य व्यापार, मतलब दूसरे सभ्यता के साथ बिजनेस करना है। ठीक है, तो दूसरे सभ्यता से क्या क्या मंगाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि इधर आना है, अब अभी तो उधर ही हम लोग घूम रहे हैं, तो अब किधर आना है? दूसरे सभ्यता में। तो पहले ऐसा करना, ये हमें लग रहा है कि सिर्फ सिंधु क्षेत्र से, सिंधु के क्षेत्र से ही हम देख रहे हैं कि सिंधु क्षेत्र से जो क्या क्या बिजनेस चलता था, अपने में बिजनेस क्या कर रहा है। लेकिन इसके बाद किसको देखेंगे? कि दूसरे सभ्यता से क्या बिजनेस कर रहा था। तो इसे पहले लिख लो ताकि थोड़ा जगह बन जाए, उसके बाद फिर पढ़ेंगे। देखो इसे क्या करना, बार बार पढ़ना घर पे। ठीक है, जो लिखते हो उसे पढ़ना, किताब पढ़ के आते हो तब बढ़िया तैयारी हो जाएगा। आगे देखना क्या करना है, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, मतलब अब दूसरे जगह जाना है, सिंधु सभ्यता छोड़ के दूसरे जगह बिजनेस करने जाना है। देखो क्या लिखा हुआ है, हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित करती है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर ओमान से लाया जाता था। क्या बोला जा रहा है? किसका? तांबा। बता, तांबा कहां से लाया जाता था? तांबा अगर बोला जाए तो विदेश से कहां से लाया जाता है? दूसरे सभ्यता से, ओमान से। आ जाओ ओमान चलते, कहां है? यहाँ पर ओमान जो जगह है, यहीं पर ओमान है। देख सकते हो उसमें लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ है? वो जो मगान है ना, मगान, वही ओमान है। समझ में आया? हाँ, वो पुराना नाम हो गया। मतलब ओमान कौन है बता तो? ये मगान है, ये मगान पॉइंट किए हैं, ये क्या है? ओमान। तो बताना कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है, ठीक है, वो बताना तांबा कहां से लाया करता था? तो ओमान से लाया करता था। ये इसका मतलब मगान के क्षेत्र से। और बता, तांबा अभी तुरंत पढ़े, खेतरी से नहीं पढ़े हैं? तो बताओ, अगर पूछा जाए तांबा कहां से लाया जाता था, तो याद रखना कि खेतरी से भी लाया जाता था और ओमान से भी लाया जाता था। ये समझ में आ रहा है? खेतरी और ओमान। और ओमान की कौन जगह है? मगान ही ओमान है। आ रहा है समझ में? तो बताओ, खेतरी और ओमान। बताओ, अपने जगह से कुछ तांबा कहां से मंगा लेता था? राजस्थान की खेतरी से। और सारा विदेश से मंगाने की जरूरत है कहां से? ओमान से। तो और अगला देखना, और कुछ है क्या? है ना? तो रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं, ओमानी तांबे हड़प्पाई पुरातत्वविद दोनों में निकल के अंश मिलते हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के
और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई बर्तमान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थल से मिला है। ये बगल में एक काला रंग का बर्तन दिख रहा होगा, है ना। ये बनता तो था हड़प्पा में और मिल गया कहाँ, ओमान में। बताओ हड़प्पा का बर्तन ओमान में मिल जाए तो बताओ ये फिक्स है कहाँ थे, यही ना। अरे भुतला भी गए, चलो ठीक है। आगे देखना कि कुछ संपर्क के साधन, ये ब्लैक वाला एक पात्र दिख रहा होगा, ये कहाँ मिला था मालूम है। ऐसे तो बनता था हड़प्पा में और ये हड़प्पा वाला मिल गया कहाँ, ओमान में। तो इससे ये भी पता चलता है कि मतलब हड़प्पा का बर्तन ओमान कैसे पहुंचा, ठीक है ना। तो जरूर बिजनेस होता होगा, मतलब ये बर्तन देकर वहां से कोई और सामान लाता था। तो संपर्क का एक साधन ये भी एक संकेत कर देता है कि ये बर्तन वहां मिल गया है, ठीक है। अगला देखना, तीसरी से शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांक मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। अभी तुरंत बताए हैं मगान ही ओमान है, नहीं बताए हैं। मगान ओमान दोनों क्या है, सेम है। अगर तुम्हें यहाँ पर ओमान के बारे में बात चले तो समझ लो उस समय मगान था। क्या था, मगान था। कोई दिक्कत भी है, अभी का नाम क्या है ओमान और उस टाइम का नाम क्या है मगान, ये जरूर याद रखना। अभी का नाम है ओमान और उस समय का नाम था मगान। तो ये देखना, जैसे ये कहां से पता चला है मगान के बारे में, तो एक मेसोपोटामिया के अभिलेख से। समझ आया, मेसोपोटामिया कहाँ है, यहाँ। तो ये जगह जो अभिलेख किताब जो लिखा जाएगा, कुछ न कुछ लिखा होगा, तो उसमें लिखा हुआ है मगान, और किस क्षेत्र को मगान कहता था, ओमान क्षेत्र में। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये कहाँ से पता चलता है, तो मेसोपोटामिया के लेखों से पता चलता है। ये क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ के लेखों से मगान को ओमान कहते थे, ये पता चलता है। मतलब ओमान के क्षेत्र ही मगान कहलाता था, तो बताना मेसोपोटामिया के क्षेत्र से। तो ये तो फाइनली पता चल गया अच्छी तरीका से। आगे देखना, नाम क्षेत्र तांबे के आगमन के संदर्भ में मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्क की ओर संकेत करने वाले अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे, बाट, पासे, मनके शामिल है। इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख में एक जगह मिला है दिलमुन। क्या मिला है, दिलमुन। वो बहरीन द्वीप को कहते थे। किसको कहते थे, बहरीन द्वीप। देखो यहाँ पर ये जगह जो है इसको क्या कहते थे, दिलमुन। और ये दिलमुन बोलो या इसका दूसरा नाम बताओ, क्या बोलोगे, बहरीन द्वीप। याद रहेगा, तो बताओ बहरीन द्वीप का पुराना नाम क्या हुआ, दिलमुन। मतलब मेसोपोटामिया से ही पता चलता है कि दिलमुन बहरीन को कहते थे। आगे देखना, इसकी जानकारी, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द था। नामक क्षेत्र संपर्क की जानकारी मिलती है। और क्या बोला गया है, मगान और मेलुहा, मतलब के यहाँ देखना ये जो क्षेत्र हो जाता है, मतलब मगान तथा मेलुहा है। तो मेलुहा किसके लिए यूज होता था, तो वो हड़प्पाई क्षेत्र। ये देखना, ये क्या है, मेलुहा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, ये पॉइंट याद रखना। दिलमुन किसको कहते थे, तो बहरीन द्वीप को। बहरीन द्वीप का दूसरा नाम हो गया दिलमुन, पहले के टाइम का नाम। बताओ मगान किसको कहेंगे, मगान तो ओमान को कहेंगे। तो फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, अभी वर्तमान में ओमान कहा जाता है, ठीक है। एक और जगह मेलुहा मतलब कहाँ के क्षेत्र के बारे में बात किया जा रहा है, सिंधु घाटी का क्षेत्र, घाटी का एक क्षेत्र है। सिंधु घाटी का एक जगह है, एक क्षेत्र है। कोई बोलेगा चलो मेलुहा चलते हैं, मतलब कहाँ चलते हैं बताओ, तो सिंधु घाटी सभ्यता चलते हैं, मतलब उसी के एक शहर में चलते हैं। कोई बोलेगा चलो मगान चलते हैं, मतलब ओमान के क्षेत्र में चलते हैं। आ रहा है समझ में, ये उस समय का जगह का नाम है। आगे देखना, ये मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख मिलता है। एक कार्नेलियन, लाजबद, मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियां, है ना। ये सब पत्थर भी ले जाता था और लकड़ी भी ले जाता था। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक ये बताता है कि मेलुहा, है ना, पक्षी हाजा पक्षी हो, उसका आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। हाजा पक्षी किसको कहते थे, मोर को कहा करते थे। क्या ये नाम उसे अपनी आवाज से मिला था, यह संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया के संपर्क समुद्र मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। देखो एक मेलुहा जगह है, इसको नाविकों का देश कहा गया है। क्या कहा जाता था, नाविकों का देश, ठीक है, ये याद रहेगा। इसका मतलब ये रहा कि मेलुहा कोई बोलता था, उसका उस समय मीनिंग क्या होता था,
नाविकों का देश, मतलब क्या बताओ, ये कहां से पता चला है? सब मेसोपोटामिया से। बताओ, ये इसको ये कहते थे, मगान को ओमान कहते थे, दिलमुन को बहरीन कहते थे, मेलुहा को नाविकों का देश कहते थे। तो ये सब कहां से पता चला है? सब मेसोपोटामिया। ये जो मेसोपोटामिया है, यहीं का जो लेख लिखा हुआ था वहां से पता चला है। ठीक है, तो नाविकों का देश होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ नाविक बहुत होगा। नाविक समझ में आया ना, नाव खेने वाला, है ना। तो यहाँ नाविक बहुत सारा था, इसका मतलब नाविकों का देश कह रहा है, तो जरूर यहाँ नाव बनता होगा, है ना। तो यहाँ जितना भी लकड़ी था, ठीक है, लकड़ी था, उस लकड़ी को कट कट के क्या बनता था? नाव बनता था। मतलब नाव बनाने का काम सिंधु सभ्यता में चलता था, ये चलता था ना। अब नाव बनाने का काम चल रहा है, मतलब कि व्यापार किससे होगा? जल मार्ग से व्यापार होगा। ठीक है, तो जल मार्ग से व्यापार भी होता था। तो ये जरूर याद रखना कि नाव बना था और जल मार्ग से व्यापार हुआ था। नाव बना था तो लकड़ी काट के बनेगा, तो लकड़ी क्या होगा? कमेगा। तो लकड़ी जैसा ही कमेगा, जंगल जैसा ही कम होगा, वैसा ही बारिश थोड़ा कम होना स्टार्ट होगा। अब बारिश जैसा ही कम होगा, समझ लो क्या होगा? कैसे? वहां बारिश नहीं होगा तो खेती नहीं होगा, खेती नहीं होगा तो लोग रहना बंद करेगा उस क्षेत्र में, लोग को वहां से जाना पड़ेगा। एक सिंधु सभ्यता का कारण जो है, अंत का कारण अभी से ही झलक रहा है। नहीं झलक रहा है? मतलब क्या? कि जलवायु परिवर्तन। मतलब कि जैसा ही नाव, बता, नाविक का देश है ना, यही ना सिंधु सभ्यता। नाव बनाने के लिए लकड़ी को काटेगा, लकड़ी काटेगा तो वहां का माहौल गर्म होगा, और माहौल गर्म रहेगा मतलब कि बारिश नहीं होगा। अब बारिश अगर नहीं हुआ तो समझ लो कि क्या? खेती नहीं होगा, और खेती नहीं होगा तो लोगों को उस जगह रहना ठीक नहीं लगेगा, लोग को जाना पड़ेगा। तो जलवायु परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र से लोग, बताओ, दूसरी जगह गया या नहीं गया? गया। जैसे अभी सिंधु सभ्यता का, जैसे अभी का जो है, कहाँ? गंगा नदी का किनारा। तो उस तरह से उस समय का क्या था बताओ तो? सिंधु नदी का किनारा। इसको तो लिखो लिखो तब तक आजान हो गया। नाविकों का देश ना। आगे देखना तो क्या लिखा हुआ है, अब देखना है। मोहरे, लिपि और बाट, यही ना है। इसको मिटाते हैं। सुनो, अब यहां देखो, अगला जो पॉइंट है वो है मोहरे, लिपि और बाट। मोहरे, लिपि और क्या है? बाट। ये मोहरे, लिपि, बाट क्या है? सबसे पहले मोहर के बारे में आओ जानते हैं। मोहर, तो मोहर तो पहले ही जानते हो, हड़प्पाई मोहर सेलखड़ी नामक पत्थर पर लिखा जाता था, ये तो समझ में आया। लेकिन देखना मोहर का बनावट कैसा था। मोहर पर एक जानवर का चित्र हुआ करता था, एक जानवर का चित्र हुआ करता था, जो मोहर देख सकते हो, कोई ना कोई जानवर हो, उसका क्या होता था? एक चित्र हुआ करता था, और उस पर एक लिपि लिखा हुआ करता था। कोई दिक्कत भी है? और बता, हम लोग का भी अभी लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कैसे लिखते देखो। जैसे मान लो कि ये कॉपी रहा, ठीक है, और इस पे लिखना स्टार्ट करते हैं हिंदी। हिंदी लिखेंगे, यहाँ सही है, कितना दूर में हिंदी लिखेंगे, इधर थोड़ा थोड़ा हटा के, और जैसे ये लास्ट में खत्म होने वाला होता है ना, तो हम सोचते हैं वो वर्ड उसी में आ जाए, नहीं करते हैं? जैसे यहाँ पे बहुत, तो देखोगे इधर फैल फैल से आराम से लिख रहे हैं, और इधर क्या करेंगे? सोचेंगे ये वर्ड आ जाए तो ये वर्ड आ जाए तो ये वर्ड आ जाए, इधर से जाके थोड़ा क्या कर देते हैं? जटिलता कर देते हैं, नहीं कर देते? थोड़ा सा करीब करीब आ जाएगा, इधर ठीक फैल फैल लिखाएगा, उधर क्या होगा? और जैसा ही ये लाइन खत्म हो जाता है तो हम लोग फिर अपने कलम को यहाँ से उठाते हैं, फिर यहाँ ले आते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, फिर कलम को उठाते हैं, फिर यहाँ लाते हैं, ऐसे लिखते हैं। मतलब कि हम लोगों का लिपि उस तरह से है, उधर खत्म हुआ फिर इधर से लिखो। लेकिन यहाँ इसकी जो लिपि था, ये जो लिपि लिखता था, ये लिखता था दायां साइड से। कहां से लिखता था? दायां से बायां लिखा, और हटाने की कोशिश यहाँ पे किया। क्या करता था? लिख रहा है, यहाँ पर हटाने की कोशिश किया, देखा नहीं आता, तो अपने कलम को ऐसा ही चलाएगा, इधर से चलाएगा, फिर ऐसे, फिर इधर हटाने की कोशिश करेगा, फिर पता चलेगा इधर से, फिर इधर चलेगा, फिर इधर हटाने की कोशिश करेगा। मतलब वो अपना कलम को उठाने की जरूरत ही नहीं। समझ आया? मतलब कहां से? दायां से बायां, और जैसे ही पंक्ति पूरा हो जाए तो बाएं से दायां, फिर पंक्ति पूरा हो जाए फिर दायां से स्टार्ट, फिर बायां से स्टार्ट। मतलब इस प्रकार से लिखा करता था। ये समझ में आया? तो हड़प्पा लिपि जो था वो कैसे? दायां से बायां, फिर पंक्ति पूरा हो, बाएं से स्टार्ट, लेकिन हटाने की कोशिश करता था या नहीं करता था? करता था। तो ऐसा लिपि रहा। और इसका लिपि जो था वो भाव चित्रात्मक था। कैसा था? भाव चित्रात्मक लिपि मतलब हुआ कि हर एक का भाव चित्र वाला होता था। मतलब चित्र देखकर ही उसका कुछ न कुछ मीनिंग्स होता था, ऐसा होता था। तो यहाँ पे देख सकते हो चित्र दिखेगा, दिख रहा है, ये लिपि है। हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसी की वजह से हम लोग इसका ज्ञान नहीं देख, इससे हमें क्या हो रहा है? ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। लिपि अगर जिस दिन पढ़ने आ जाता, और आ जाएगा, लेकिन नहीं आ पाएगा, फिर किसको वो लिपि पढ़ने आता है? खोज कर रहा है कि लिपि पढ़ने सीख जाए, ठीक है। अगर सीख जाता तब तो अच्छा खासा नॉलेज हो जाता। देखो अब मोहरे तथा मुद्रांकन में पढ़ते हैं।
मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को सुविधा बनाने के लिए किया जाता था। और बताओ, मोहर तो ये समझ में आया, मोहर का यूज कहाँ करेगा, देखना ये लोग मोहर का जो यूज करेगा, कैसे यूज करेगा वो देखना। जैसे हम लोग मोहर को क्यों मारते हैं, पहचान के लिए। जैसे कोई सामान मंगाना है, उस पे मोहर मार दिए तो बोलेंगे देखो ये मोहर मेरा है, मतलब ये मेरा सामान है, पहचान के लिए। तो ये लोग देखो कैसे मोहर लगाता था। जैसे ये क्या, एक बर्तन रहा, एक बोरा टाइप का, ठीक है, रहा बोरा में सामान को आराम से अंदर ला, सामान को क्या किया, डाल लिया। देखो कितना अच्छा दिमाग लगाया था। सामान को डाल लेगा, इसको क्या करेगा, रस्सी से बांध देगा, और रस्सी से बांध कर इस पे मिट्टी लगा देगा। रस्सी को अच्छा से गिरो बांध कर, और उसे क्या कर लेगा, मिट्टी का लेप चढ़ा देगा, और उस मिट्टी के लेप पर ही ये मोहर को मार देगा। अब बताना क्या होगा, अगर कोई रस्सी को खोलेगा तो पहले तो मिट्टी वाला जगह को फोड़ना पड़ेगा, फिर फोड़ेगा तो बता, जब फूट गया तो फिर से वो मोहर खोल के फिर निकाल ले सामान, फिर से मोहर मारने के लिए मोहर तो चाहिए, और मोहर किसके पास है, मालिक के पास। तो रास्ता से आएगा तो बता, इधर से तो छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अब रही बात इधर से छेड़छाड़ करना, मतलब इसको फाड़ देना। अब फाड़ दोगे तो प्रॉपरली दिखेगा चोरी हुआ है, नहीं दिखेगा, अरे दिखेगा ना, चोरी तो होबे किया है। इसका मतलब समझ लो, मोहर को किस लिए लगाता था, ताकि सामान का रक्षा हो सके, चोरी ना हो सके, अपहचान हो सके। और अभी भी मोहर इसीलिए लगाया जाता है। जैसे किसी स्कूल से निकल कर, बताओ इस स्कूल से, मिडिल से निकल के हाई स्कूल में गए होगे, तो देखना उस पे जो होगा ना, उसको क्या बोलते हैं, मार्कशीट बोलते हैं, टीसी ना, है ना। तो उस पे देखना ऐसे का पेपर होगा, है ना, और सर क्या किए होंगे, यहाँ पे मोहर मारे होंगे, है ना, और ऐसे करके फाड़ लिए होंगे, फाड़े है ना, आधा मोहर इसमें आधा मोहर उसमें, न हुआ, ऐसे दे दिए हैं। तो फिर ये मोहर लेके जाओगे, देखिए हम यहाँ का, और हो सके तो यहाँ वहां भी जहाँ तहाँ मार देंगे, मतलब लो इसका पहचान है। और माना कि टीसी में तुम गलत कर लियो, मम्मी पापा का नाम क्या कर लियो, गलत कर लियो, नहीं होता है। अब तुम वहां लिखाने जाओगे, सर जी बोलेंगे नहीं नहीं लेंगे, गलत है। तब तुम यहाँ फिर अपने सर जी के यहाँ लेकर आओगे, यहाँ इस स्कूल से जहाँ से निकले हो, तो तुम्हारे सर जी क्या करेंगे, अपना कलम चला लेंगे, इस पर सही नाम कर देंगे कलम पे, फिर से मोहर मार देंगे, देखिए हम ही सही करके भेजे। नहीं समझ में आया, कहने का मतलब कि सही है, एक बार गलत हो गया फिर ले जाएगा मोहर, देखो सही हो गया फिर से उसी मोहर मार दिया, मतलब सही होने के बाद ना मोहर लगा है, मतलब कि पहचान है, हाँ इसका गवाह है हम, ऐसा समझे। तो ये याद रखना कि मोहर कैसे लगाया जाता है, ये चीज तो सीख गए हो। मोहर बता किस पत्थर से बनाया जाता था, सेलखरी नामक पत्थर से। लिपि कैसा था, भाव चित्रात्मक, है ना। और मोहर कहाँ कैसे लगाया जाता था वो भी समझ में आया, गिडो बांध कर उस पे मट्टी लेप चढ़ाकर था और उस पे लगा दिया जाता था। तो उसे पढ़ते हैं, देखो मोहर और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी से संपर्क सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया है, उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी सी गीली मिट्टी लगाकर अधिक मोहरों से दबाया जाता था। ऐसा काम तो होता था, कोई दिक्कत, इसे पढ़ लेना। अगला देखना, एक रहस्यमय लिपि। अब किसके बारे में बोला जा रहा है, लिपि के बारे में। तो मोहर तो हो गया ना, अब लिपि आ जाओ। तो लिपि के बारे में तो बोल ही दिए वहां, किसके बारे में, लिपि बताओ। लिपि कैसा था हड़प्पा सभ्यता का, भाव चित्रात्मक लिपि। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी वो एक भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। और लिपि को लिखने के लिए, लिपि स्टार्ट किधर से होता था, दायां से बायां, पंक्ति पूरा हो जाने के बाद क्या होता था, बायां से ही स्टार्ट कर दिया जाता था। ये सिंधु सभ्यता का क्या देख रहे हो कितना अच्छा है, कलम उठाने का झमेला नहीं है। एक बार कलम ऐसे लिख रखे, ऐसे 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 चलाते रहो, ऐसे ऐसे करके, फिर कॉपी खत्म हो जाए फिर देखो, मतलब उस समय कॉपी थोड़ी ना रहेगा, क्या रहेगा, कुछ लिखने वाला जो रहा, जैसे अभिलेख किस पे लिखा जाता है ना, तारपत्र भोजपत्र, उस पर क्या रहेगा, है ना, लिखने वाला, या कहीं पे लिख देगा। और मेसोपोटामिया था, उसमें तो क्या करता था मालूम है, मिट्टी का बना लेता था। मिट्टी नहीं होता है, बता, मिट्टी को बना लेंगे, मिट्टी से क्या करेंगे, प्लेन का बना लेंगे और उस पर कच्चे में लिख देंगे और उसको सूखने लिए दे देंगे, ठीक है। तो ये काम करते थे। तो ये लिपि के बारे में समझ में आया। बाट, है ना, बाट रहेगा 16 के अनुपात, नहीं 2, 16 के अनुपात में रहेगा। 1 2, यहाँ द्विआधारी पद्धति 1 2 4 8, तो सुनते होंगे, बूढ़े लोग बोलते होंगे या बूढ़ी लोग, ठीक है, क्या 4 आना 16 आना, ऐसे नहीं बोलता है, मतलब ऐसे करके बोलता है ना। और गेहूं काटने के लिए जो गांव जाते हैं तो कैसे, कितना 16 टुकड़ा लगाता है, 16 टुकड़ी लगाएगा, उसमें से एक टुकड़ी लेके चल जाएगा काटने वाला, ऐसा ऐसा करता है ना। तो वही सिस्टम वहां था। तो इसे क्या करना, पढ़ना। कल पढ़ेंगे प्राचीन सभ्यता, प्राचीन सभ्यता पढ़ेंगे और उसका समझ लो, देखो सभ्यता का अंत पढ़ना है और खोज फिर पढ़ना है। तो अभी भी 2 दिन लगेगा, लेकिन ना बहुत है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, फिर मिलेंगे।